नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की ईमेल आईडी है, इसको आप ध्यान से देख लें। अगर कोई भी संपर्क करना होगा तो इस ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। प्रस्तुत वीडियो में दिखाई गई सभी बातें तथ्यों पर आधारित हैं। इस वीडियो का यह कतई उद्देश्य नहीं है कि किसी भी प्रकार की भ्रांति या भ्रम उत्पन्न किया जाए। वीडियो का उद्देश्य किसी की गोपनीयता का उल्लंघन करना भी नहीं है। इसमें वही सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं जो पब्लिक डोमेन में पहले से ही उपलब्ध हैं। यह मैं पहले ही बोल देना इसलिए उचित समझा क्योंकि आज आपको ऐसे कई चीजें देखने को मिलने वाली हैं जो कि आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपने यकीन तक नहीं किया होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बिहार की उच्च शिक्षा संबंधित बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रातों रात कैसे रिजल्ट बदल दिया जाता आप ये देखेंगे। और भी जो हाल के दिनों में न्यूज़पेपरों में जो चीज़ें निकल रही हैं, उस पर भी आपको प्रकाश डालेंगे और उसके भी संबंध में क्या सच्चाई है और क्या मेरे भी सामने चीज़ें निकल के आ रही हैं, उस पे भी चर्चा करेंगे। और भी कुछ चीज़ें आपके समक्ष आज दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे इसमें ये देखिए, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस इनके द्वारा यूजीसी केयर में पब्लिश किया जाता है, जनरल इनके द्वारा संचालित किया जाता है। ये गिरीश कुमार चौधरी जो कि अध्यक्ष हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। तो माननीय श्री गिरीश कुमार चौधरी अध्यक्ष को संबोधित करते हुए ये इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस प्रेसिडेंट में प्रकाशित आलेख पर अंक नहीं दिए जाने के संबंध में लिखा जा रहा है। किसके द्वारा लिखा जा रहा है? ये प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी द्वारा लिखा जा रहा है, जो सेक्रेटरी हैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के। इनका ये कहना है कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस इतिहास का पुराना एवं प्रतिष्ठित फोरम है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। बिहार से यह खबर निरंतर आ रही है कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग में प्रकाशित आलेख नहीं दे रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग यूजीसी केयर लिस्टेड में है और यह अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा है। अतः अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि अगर अंक निर्धारण में इस तरह की विसंगति हुई है तो साक्षात्कार के पूर्व इसका निराकरण करें। देखिए, ये इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। एक्चुअल में यह आरोप लग रहा है कि आयोग द्वारा रिसर्च पेपर में मनमाने तरीके से नंबर काटे जा रहे हैं। तो इसीलिए इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने आयोग के अध्यक्ष महोदय के नाम पे एक लेटर लिखा है कि आप जो मनमाने तरीके से अगर रिसर्च जर्नल में नंबर काटे हैं, आप या फिर आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा नंबर काटा गया है, तो उस पर आप देख लें, क्योंकि अगर यूजीसी केयर लिस्टेड में भी नंबर काट रहे हैं, तो यह किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। अच्छा, आगे और भी जो चीज़ें हैं, इस पर भी हम आपके समक्ष चीज़ें दिखाएँगे। जैसे आपने यहाँ पे देखा, इकोनॉमिक्स विषय के संबंध में है कि अर्थशास्त्र समेत कई विषयों में गलत प्रमाण पत्र बने और सहायक प्राध्यापक बने। तो इसकी क्या सच्चाई है, इस पर भी हम आज नज़र डालेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, जो आप भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा-सा पीछे चलना होगा, पीछे अर्थात कब? 2022 में चलना होगा। देखिए, 2022 में एक विषय में कैसी अनियमितता हुई है और यह अनियमितता क्यों नहीं आयोग को संदेह के दायरे में लाके खड़ा करेगी, और यह अनियमितता और विषयों में नहीं हो रही होगी, इसकी क्या गारंटी है और इसकी क्या संभावना है? देखिए, क्या अनियमितता है, आप एक-एक पहलू को गौर से देखिएगा। ये रिज़ल्ट निकलता है 3/3/2022, यानी 3 मार्च 2022 को रिज़ल्ट प्रकाशित होता है। विषय का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कुल 12 अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। इसके लिए 36 अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 36 में देखेंगे तो कुल 36 अभ्यर्थी आमंत्रित किए गए हैं और इन 36 अभ्यर्थियों में से 30 अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं साक्षात्कार के लिए। 36 को बुलाया जाता है और 30 सम्मिलित होते हैं। रिजल्ट प्रकाशित होता है केवल 12 अभ्यर्थियों का। आप एक-एक पहलू को गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि अनियमितता इतनी बारीक तरीके से होती है कि अगर आप बारीक से नज़र नहीं देखेंगे, तो फिर आपको चीज़ें समझ भी नहीं आ पाएँगी। आपने क्या देखा? 3 मार्च 2022 को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। 36 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आता है, जिसमें से मात्र 3 अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं और 12 अभ्यर्थी सफल होते हैं। इसमें एक-एक अभ्यर्थी का नाम देखिएगा। इसमें लल्लन कुमार चौधरी आपको नज़र आ रहे हैं क्या? मैं क्यों लल्लन कुमार चौधरी के बारे में आपके समक्ष आज ज़िक्र करने वाला हूँ। इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया के सबसे बड़े जो सूत्रधार हैं या फिर सबसे बड़े कोकभाजन जो बने हैं आयोग के, वो हैं लल्लन कुमार चौधरी। और देखिए क्या इसमें अनियमितता हुई। देखिए, पहले अभ्यर्थी, दूसरे अभ्यर्थी, तीसरे अभ्यर्थी, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और इसी तरह 10वें में आते हैं, 11वें में आते हैं, 12वें में। लल्लन कुमार चौधरी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं।
इसमें 12वें अभ्यर्थी का क्या नाम है? पवन कुमार सुमन। इनका चयन किस विश्वविद्यालय में होता है? पटना यूनिवर्सिटी में होता है। पवन कुमार सुमन आप नाम याद रख लीजिएगा, इनका चयन पटना यूनिवर्सिटी में होता है। और एक चीज़ क्या याद रखिएगा, लल्लन कुमार चौधरी जिनका कि इस लिस्ट में नाम नहीं है। मैं क्यों आपको नाम याद रखा रहा हूँ? देखिए, आयोग को आरटीआई किया जाता है और आरटीआई के जवाब में इनके द्वारा जो चीज़ें निकल के आती हैं, वो बड़ा ही शॉकिंग है। वो पैरों तले आपकी ज़मीन खिसका देगी। जब आरटीआई आयोग को किया जाता है इनके संबंध में सूचना माँगने के लिए, तो 8/6/2022 को ये आरटीआई देते हैं। क्यों इतने दिनों बाद आपके समक्ष चीज़ें दिखा रहा हूँ, यह भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, ये जब बाद में सूचना मिलती है, ये देखिए ओवरऑल मेरिट लिस्ट है। किसका है? देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये आप देख पा रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। यहाँ पे कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इसमें शॉकिंग क्या है, इसमें देखिए ये कुल 30 अभ्यर्थियों की लिस्ट है। आप यहाँ पे आखिर में देख रहे हैं क्या है? 30 नंबर। 30 नंबर पे कौन है? प्रदीप कुमार। इसमें शॉकिंग सबसे ज़्यादा क्या है कि उसमें आप जिस अभ्यर्थी लल्लन कुमार चौधरी का, अच्छा ये लिस्ट कब की है? ये लिस्ट है देखिए 2 मार्च 2022, यानी रिजल्ट पब्लिश कब होता है आपने क्या देखा? रिजल्ट पब्लिश होता है 3 मार्च 2022 को। आप देख रहे हैं 3/3/2022 को। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर में कॉर्नर में 3/3/2022। ये आरटीआई जब देते हैं तो ये 2/3/2022 का ही लिस्ट उठा के दे देते हैं, जो कि पैनल के द्वारा डिसाइड किया गया रहता है, किसकी क्या मेरिट बन रही है। ये 2/3/2022 यानी रिजल्ट प्रकाशन के 1 रात पहले का ये पैनल लिस्ट है। इसमें कुल 30 अभ्यर्थियों की सूची दी गई है, जिसमें किसका क्या-क्या स्कोर बन रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग है 14वें नंबर पे जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक लल्लन कुमार चौधरी अभ्यर्थी हैं। आप ध्यान से देखिए एक-एक पहलू को। ये देखिए 14वें नंबर पे आपके समक्ष मैं दिखा रहा हूँ लल्लन कुमार चौधरी। ये लल्लन कुमार चौधरी के संग सबसे बड़ी घटना क्या होती है कि इनका चयन देखिए पटना यूनिवर्सिटी पटना में किया जाता है। सेलेक्टेड है, इनका स्कोर कितना है? 85। किस कैटेगरी में? शेड्यूल कास्ट में। आप देख पा रहे हैं लल्लन कुमार चौधरी। लल्लन कुमार चौधरी आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है लल्लन कुमार चौधरी। इनका चयन होता है जबकि लिस्ट में आपने लल्लन कुमार चौधरी का नाम ही नहीं देखा। और आगे जब इसमें बढ़ते हैं, एक अभ्यर्थी जिसका नाम है पवन कुमार सुमन, ये सीरियल नंबर 21 पे है। इनका देखिए कहीं सेलेक्टेड नहीं है। इनके नाम के सामने कहीं सेलेक्टेड लिखा ही नहीं है। आप देख रहे हैं ये है पवन कुमार सुमन। इनके नाम के सामने कहीं सेलेक्टेड नहीं है और इनका चयन हो जाता है पटना यूनिवर्सिटी में। आप देखिए 12वें नंबर पे जो अभ्यर्थी है इसका क्या नाम है? पवन कुमार सुमन। पवन कुमार सुमन जिनका चयन होता है पटना यूनिवर्सिटी पटना में। ये किस विषय की बात है? ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात। और जो मैं आरटीआई दिखा रहा हूँ, ये आरटीआई कब की है? ये आरटीआई जब की भी हो, लेकिन ये जो लिस्ट है ये 1 रात पहले का है। जिस दिन रिजल्ट प्रकाशित होता है, उसकी रात के पहले का यानी 1 दिन पहले का है। यानी रातों-रात यहाँ पे रिजल्ट में तब्दीली हो गई। क्या तब्दीली हुई? जिस अभ्यर्थी लल्लन कुमार चौधरी का यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलेक्टेड है, रिजल्ट में कहीं भी लल्लन कुमार चौधरी हैं ही नहीं। ये किसी और विषय का नहीं है, आप बार-बार देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ऊपर में लेफ्ट में कॉर्नर पे लेफ्ट में लिखा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा जो आरटीआई प्राप्त है, उसी की मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो आपके सामने आरटीआई की लिस्ट है, इस लिस्ट को माननीय आयोग ने कोर्ट में एडमिट भी किया है कि हाँ, ये लिस्ट मेरी ही है। एक केस है, इस संबंध में एक और केस है, उसका भी ज़िक्र करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कैसे रातों-रात रिजल्ट में तब्दीली हो गई। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि लल्लन कुमार चौधरी को मालूम भी नहीं होगा कि 1 रात पहले लिस्ट में मेरा नाम था। क्योंकि लल्लन को हर अभ्यर्थी क्या देखता है? हर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देखता है। अगर रिजल्ट में नाम है तब तो ठीक है, अगर रिजल्ट में नाम नहीं है तो वो यह सोच के बैठ जाता है कि शायद मेरे में इंटरव्यू में मेरा ठीक नहीं गया होगा या आयोग द्वारा रिसर्च पे नंबर काट दिए गए होंगे या कहीं न कहीं कोई चूक रही होगी। अब सारे अभ्यर्थी को ये क्या पता? और सब व्यक्ति को आरटीआई से ये जवाब भी नहीं देते हैं। और इस तरह की जवाब तो केवल हिंदी विषय तक दी गई है। वर्तमान में अगर आप सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट माँगेंगे तो आयोग देगा ही नहीं। आयोग कहेगा कि आप दूसरे की सूची नहीं दे सकते हैं। पहले तक देते थे, हिंदी विषय तक देते थे, लेकिन हिंदी विषय के बाद हुआ क्या कि पोल खुलने लगी इनके द्वारा, जो-जो अनियमितता होती थी। तो पोल जब खुलने लगी तो हिंदी विषय के बाद सभी अभ्यर्थियों को लिस्ट देना ही बंद कर दिए। तो ये देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आपने घटना देखा कि रातों-रात लल्लन कुमार चौधरी लिस्ट से गायब हो जाते हैं। आप भी सोचेंगे ये कितना आश्चर्यजनक तरीके से घटनाएँ हो रही हैं। लल्लन कुमार चौधरी भी देखिए शेड्यूल कास्ट में है, इनका स्कोर 85 है। आप देख पा रहे हैं लल्लन कुमार चौधरी 85 है। और वहीं जिनका चयन होता है पवन कुमार सुमन, इनका देखिए स्कोर 79, मतलब मेरिट से कहीं ज़्यादा दूर है।
मेरिट से कहीं ज़्यादा दूर हैं 79 और इनका चयन हो जाता है पटना यूनिवर्सिटी। इनके सामने देखिए कहीं से ना सेलेक्टेड लिखा है, ना किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम है और इनका नाम रिजल्ट में आ जाता था। आप देख पा रहे हैं रातों-रात कैसे रिजल्ट तब्दीली हो गई। तो आप तो सभी अभ्यर्थियों के विषय की सूची दे ही नहीं रहे हैं। तो अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये तो मालूम ही नहीं है। और आपको लग रहा है कि हर बातें जो बोली जाती हैं, वो तो अफ़वाह है। तो ये कैसे अफ़वाह है? इसको तो आपने कोर्ट में एडमिट भी किया है, ये आरटीआई। ये अलग बात है कि जिस इश्यू को लेकर के माननीय न्यायालय में केस किया गया है, ये मामला है ही नहीं। अन्यथा अगर इस मामले को लेकर के लल्लन कुमार चौधरी जी अगर कोर्ट में पहुँच जाएँ, तो ना जाने आयोग का क्या होगा। ये रिज़ल्ट तो बर्बाद ही होगा, इसमें तो संशोधन हो ही जाएगा। संभव ये पूर्ण रूप से 100% निश्चित है कि इसमें रिवाइज़ हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में। लेकिन कब होगा? जब लल्लन कुमार चौधरी जो कि अभ्यर्थी हैं, वो अगर कोर्ट में जाते हैं या फिर इस चीज़ को लेकर के माननीय न्यायालय में कोई आवाज़ उठाता है। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि लल्लन कुमार चौधरी भी ना जाने कहाँ हैं, उनको मालूम ही नहीं है। मैं नितिन वात्सल हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से कई बार इस चीज़ को लेकर के आवाज़ भी उठाया कि लल्लन कुमार चौधरी जी अगर कहीं पे हैं तो वो संपर्क करने का प्रयास करें, लेकिन कभी भी लल्लन कुमार चौधरी जी का ना कोई मैसेज आया है, ना कुछ भी। और लल्लन कुमार चौधरी जी को मालूम भी नहीं कि उनके संग यह दुर्घटना घटित हुई है। और हो सकता है कि पवन कुमार सुमन जी को भी नहीं मालूम हो कि उनका रिज़ल्ट में नाम ही नहीं था और उनका रिज़ल्ट में नाम आ गया। यहाँ पर मैं पवन कुमार सुमन जिनका चयन पटना यूनिवर्सिटी पटना में हुआ है, उन पर मैं कतई उँगली नहीं उठा रहा हूँ। ये उँगली उठेगी आयोग पर, क्योंकि इसमें पवन कुमार सुमन अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं, क्योंकि पवन कुमार सुमन जी ने तो अपना रिज़ल्ट नहीं तैयार किया है। रिज़ल्ट तो तैयार किया है आयोग। तो पवन कुमार सुमन जी का रिज़ल्ट में नाम आ जाना रातों-रात और लल्लन कुमार चौधरी का गायब हो जाना, यह तो बहुत ही संदेहास्पद है। सेलेक्टेड आप करते हैं 2 मार्च 2022 को और 3 मार्च 2022 को रिज़ल्ट से ही गायब। तो सोचिए। अच्छा, ये कितना छोटा विषय, सबसे शॉकिंग बात है, ये मात्र 12 लोगों का रिज़ल्ट प्रकाशित करना था और कितने अभ्यर्थी आए थे इंटरव्यू के लिए? केवल 30 अभ्यर्थी आए थे। 12 का रिज़ल्ट प्रकाशित करना है और केवल 30 अभ्यर्थी आए हुए हैं और ऐसे में ये चीज़ें हो रही हैं, तो ना जाने बड़े विषयों में क्या हो रहा होगा। साइकोलॉजी 424 विषयों के कैंडिडेट की सीट थी उसमें, उसमें ना जाने क्या हुआ होगा। इकोनॉमिक्स उसमें ना जाने क्या हुआ होगा। हिस्ट्री जो हो रहा है, उसमें ना जाने क्या होगा, ईश्वर जाने। चीज़ें तो निकल ही रही है ना, पेपर में भी आपको क्या निकल रहा है? अर्थशास्त्र समेत कई विषयों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ये अभ्यर्थी नियुक्त होते हैं। और भी रोज़ के पेपर में निकल रही है, रोज़ कुछ न कुछ ऐसे आए दिन घटनाएँ देखने को मिल रही है। ये देखिए कॉलेज में सीट नहीं और बाँटेगा अनुभव प्रमाण पत्र। मतलब कॉलेज में सैंक्शन सीट ही नहीं है और सैंक्शन सीट से अधिक शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया गया है। क्या मज़ाक है? कंस्टिट्यूएंट यूनिट में 5-6 से अधिक सीटें नहीं होती हैं और एफिलिएटेड कॉलेज में एक-एक विषय में 10-10 सीटें। ऐसे-ऐसे सीटों के आधार पे लोगों को नियुक्ति जो है कि अनुभव प्रमाण पत्र बाँट दिया गया है। जितने भी नाते, रिश्तेदार वाले थे, जितने भी संपर्क सूत्र के लोग थे, सबको अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया गया। सोचिए अगर ये फर्जीवाड़ा अभी चल रहा है, तो आने वाले समयों में क्या होगा? आने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में क्या होगा? ईश्वर जाने, ये तो पूरी तरह से बेड़ा गर्क ही कर देंगे। कोई अभ्यर्थी जो जेन्युइन तरीके से तैयारी कर रहा होगा तब तो उम्मीद ही छोड़ दें। एक तरफ ये रातों-रात रिज़ल्ट तब्दीली हो जा रही है और अनुभव का अलग फर्जीवाड़ा चल रहा है। मैंने आपको इकोनॉमिक्स विषय में चीज़ें दिखाई, यहाँ पे क्या लिखा है? अर्थशास्त्र समेत कई विषयों में गलत प्रमाण पत्र बने सहायक प्राध्यापक। इसका भी 1-2 फैक्ट हमारे सामने आया है, वो भी आपको दिखा रहे हैं और ना जाने यूनिवर्सिटी किस स्तर पे जाँच करेगी और यूनिवर्सिटी भी ईमानदारी से जाँच करेगी कि नहीं करेगी, वो भी थोड़ी दुविधा ही है। वैसे तो कई लिस्ट वायरल हो रहे हैं आजकल कि जॉब सैलरी स्लिप माँगी जा रही है। यही सबसे प्रामाणिक है। अगर किसी भी अभ्यर्थी का सैलरी स्लिप माँगा जाए, जॉइनिंग लेटर माँगा जाए, कब से कब आपका कन्फर्मेशन हुआ है, आपकी नियुक्ति कैसे हुई है, अगर ये सारे दस्तावेज़ माँग लिए जाते हैं, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोई अभ्यर्थी का चयन वास्तव में हुआ भी था उस कॉलेज में कि नहीं हुआ था। एक-एक चीज़ पता चल जाएगा। लेकिन विश्वविद्यालय कितनी ईमानदारी से जाँच कर रही है, वो तो मालूम चलेगा भविष्य में। देखिए कुछ चीज़ें और मैं विश्वविद्यालय के लिए आई ओपनिंग के लिए यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रहा हूँ। एक देखिए ये सही अर्थशास्त्र का ही जैसे आपने न्यूज़ देखा क्या? न्यूज़ में भी आपने क्या देखा? अर्थशास्त्र विषय में फर्जी और गलत प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक बने। अर्थशास्त्र विषय में ही मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अर्थशास्त्र विषय की जब आप ये रिज़ल्ट जो प्रकाशित हुई है, ये देखिए आयोग के द्वारा 13 अगस्त 2024 को रिज़ल्ट प्रकाशित की जाती है। इसमें आप जब आते हैं तीसरे पेज पर आते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 33 नंबर एक अभ्यर्थी हैं जिनका नाम है अमोद प्रसाद सिंह।
अमोद प्रसाद सिंह के बारे में नहीं पता, जो मेरे पास दस्तावेज़ आए हैं, वो वास्तव में इसी अमोद प्रसाद सिंह के हैं या किसी अन्य अमोद प्रसाद सिंह के हैं। लेकिन एक संदेह तो खड़ा करता है। अमोद प्रसाद सिंह जिनका चयन इकोनॉमिक्स विषय में होता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बीआरएबीयू मुज़फ्फरपुर यूनिवर्सिटी में होता है इकोनॉमिक्स विषय में। ये देखिए रिज़ल्ट जो जो सूची मैं आपको दिखा रहा था, ये इकोनॉमिक्स विषय की सूची आप देख पा रहे हैं, 13/8/2024 अर्थशास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापक हेतु। इनके बारे में क्या चीज़ें आई हैं, देखिए इनका बीआरएबी यूनिवर्सिटी द्वारा आरडीएस कॉलेज मुज़फ्फरपुर में चयन होता है। ये किसकी सूची है? ये विश्वविद्यालय द्वारा जब कॉलेज अलॉट किया जाता है काउंसलिंग के बाद, तब की ये सूची है। इसमें इनका चयन किस विश्वविद्यालय में होता है? आप देख पा रहे हैं अमोद प्रसाद सिंह का चयन होता है आरडीएस कॉलेज मुज़फ्फरपुर में। इनके बारे में क्या संदेहास्पद चीज़ें निकल के आई हैं? ये भी मेरे लिए शॉकिंग था जब इनके बारे में सूचनाएँ नहीं मालूम कि ये चीज़ें इन्हीं के संबंध में या किसके संबंध में। यह आप, विश्वविद्यालय, कॉलेज यह प्रमाणित करेगा। इनके बारे में जो बीआरए यूनिवर्सिटी मुज़फ्फरपुर द्वारा जहाँ पे ये वर्क कर रहे थे, देखिए ये अमोद प्रसाद सिंह, ये कॉमर्स विषय में 11/11/2020 से लेकर के 2/5/2014 तक ये किस विषय में पढ़ा रहे हैं? कॉमर्स विषय में। आश्चर्यजनक है, इनका चयन किस विषय में हुआ है? कॉमर्स विषय में। ये कब से कब तक? 11/11/2020 से 2/5/2014 तक। ये क्या सूची है? ये मैं क्या चीज़ें आपके समक्ष दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में जब अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के जब हंगामा बरपता है, तो विश्वविद्यालय आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को कहा जाता है कि आप सभी अभ्यर्थियों की एक्सपीरियंस और दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधी चीज़ों की जाँच करिए। तो विश्वविद्यालय द्वारा जब प्रत्येक कॉलेज से उस अभ्यर्थी की सूची माँगी जाती है, जिसके संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र दिए गए होते हैं, तो उसी सूची में अमोद प्रसाद सिंह के बारे में जो सूचना निकल के आती है कि वो कॉमर्स विषय में 11/11/2020 से लेकर के 2/5/2014 तक ये एक्सपीरियंस मतलब कॉमर्स विषय में टीचिंग करा रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो जब ये कॉमर्स विषय में पढ़ा रहे थे और अगर वास्तव में इनका चयन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पे हुआ है और इकोनॉमिक्स विषय में हुआ, तब तो ये गलत है। और यही नहीं, गेस्ट टीचर की भी इनकी एक लिस्ट आई है मेरे पास। ये देखिए गेस्ट टीचर की लिस्ट है। ये आपको क्या है देखिए, मैं आपको थोड़ा डिटेल में ऊपर जाता हूँ। ये देखिए भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुज़फ्फरपुर का है। ये क्या चीज़ है? ये ऑफिस ऑर्डर है किस चीज़ के संबंध में? ये 14/1/2024 ये गेस्ट टीचरों की जब नियुक्ति की जाती है तब का ये लिस्ट है। और ये भी लिस्ट आती है, इसमें भी अमोद प्रसाद सिंह के बारे में ये देखिए जब सबसे आखिरी पेज पे आते हैं, तो देखिए किस विषय का है? पोस्टिंग फॉर न्यूली एंगेज्ड गेस्ट टीचर इन कॉमर्स। इस कॉमर्स की सूची में भी जब आते हैं, तो इसमें हम देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी अमोद प्रसाद सिंह 10वें नंबर पे अभ्यर्थी जो आप देखेंगे अमोद प्रसाद सिंह। आप देख पा रहे हैं 10वें नंबर पे अमोद प्रसाद सिंह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इनका उस समय चयन होता है एसआरएपी कॉलेज बरछाकिया। ठीक है, अब ये देखिए ये जो भी मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये नहीं मालूम कि अमोद प्रसाद सिंह यही अमोद प्रसाद सिंह हैं या कोई दूसरे अमोद प्रसाद सिंह हैं। लेकिन जो इनके बारे में जिन्होंने सूचनाएँ उपलब्ध कराई हैं, उनका कहना है कि ये अमोद प्रसाद सिंह जो कि कॉमर्स विषय के अभ्यर्थी के रूप में गेस्ट टीचर में वर्क कर रहे थे और 2020 से लेकर के अब तक जिन्होंने एक्सपीरियंस दे रखा है, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी मुज़फ्फरपुर द्वारा ये लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है। ये अमोद प्रसाद सिंह और विश्वविद्यालय सेवा आयोग में जो चयनित इकोनॉमिक्स विषय के अभ्यर्थी अमोद प्रसाद सिंह है, दोनों अभ्यर्थी एक ही हैं। यह आयोग को जाँच करना है, यह कॉलेज को जाँच करना है, विश्वविद्यालय को जाँच करना है कि ये अमोद प्रसाद सिंह और वो अमोद प्रसाद सिंह दोनों एक ही अभ्यर्थी हैं या अलग हैं। अगर एक ही हैं और अनुभव के आधार पे इनका चयन हुआ है, तब तो बहुत गलत है, क्योंकि कॉमर्स में पढ़ाने वाला अभ्यर्थी इकोनॉमिक्स में कैसे एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सकता है। तो ऐसे-ऐसे न और न जाने कितनी अनियमितता हुई होगी ईश्वर जाने और कितना जाँच होगा ये भी ईश्वर जाने, क्योंकि गॉड नो कब इन सब चीज़ों पर से पर्दा उठेगा और कब इन सब चीज़ों पे आँच आएगी और कब यह सब चीज़ें प्रामाणिक तौर पर सामने निकल के आएगी। क्योंकि अभी तक केवल पेपरबाज़ी चल रही है, अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है कि किसी पर गाज गिरी हो, किसी भी कॉलेज के अधिकारियों पर या कॉलेज के क्लर्क कर्मचारियों पर या कोई भी चयनित अभ्यर्थी पर। ऐसा अभी किसी का नहीं निकल के आया है कि जिनका चयन हुआ हो और जिनको ऐसा कुछ जिन पर गाज गिरी है। तो आने वाला भविष्य दिखाएगा कि क्या होती है और आयोग से निवेदन है कि एटलीस्ट आप ऐसी चीज़ें ना करें कि रातों-रात किसी का रिज़ल्ट तब्दील कर दें। क्योंकि यह बहुत ही दुविधाजनक स्थिति अभ्यर्थियों के लिए हो जाएगी और बहुत ही दुखद स्थिति हो जाएगी। अभ्यर्थी तो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। क्योंकि आप सबकी सूची भी नहीं दे रहे हैं।
सबकी सूची आप बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि किसका चयन हुआ है, किसका चयन नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स के कॉल्स आते हैं, बेचारे रोते हैं, बिलखते हैं। वो कहते हैं सर मेरे लिए मर जाना बेहतर है, बट कैसे मैं ज़िंदा रहूँ? मेरी स्कोर इतनी अच्छी है, मैं जेएनयू से पढ़ा हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ा हूँ, डीयू से पढ़ा हूँ, कई-कई तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पढ़ लिख कर के आए हुए अभ्यर्थी हैं और उनका चयन नहीं हो पाता है। और ऐसे-ऐसे लोगों का चयन होता है जिनके बारे में सोचना भी बड़ा ही संदेहास्पद है, मुश्किल है, जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है और उनका चयन हो जा रहा है। तो ये बहुत ही दुविधाजनक स्थिति है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले विषयों में कम से कम ऐसी घटनाएँ नहीं होंगी। रातों-रात रिज़ल्ट नहीं बदलेगा, यह तो चुनावों में सुनने को आता था कि रातों-रात ईवीएम लूट लिया जाता है, तो रातों-रात चुनाव की गणना में कुछ फेर-बदल हो जाता है, काउंटिंग में फेर-बदल हो जाता है और यहाँ तो रिज़ल्ट ही रातों-रात बदल ग गया और ये आरटीआई में चीज़ें निकल के आई हैं। और इसमें एक और घटना है जो कि एक अभ्यर्थी हैं राजीव रंजन, ये 7वें नंबर के अभ्यर्थी हैं। इन बेचारे के संग अजीब दुर्घटना होती है। राजीव रंजन जी जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इनके केवल 4 ही रिसर्च पेपर को वहाँ पे एग्ज़ामिन किया जाता है। ये आयोग से कहते हैं कि अरे! मैंने तो 5 रिसर्च पेपर दिए थे, फिर मेरा 4 ही क्यों हो रहा है? अच्छा इनके मामले में कोर्ट केस भी चल रहा है। राजीव रंजन जी ने कोर्ट केस भी किया हुआ है। अभी तक उस पर माननीय न्यायालय द्वारा कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ है। मैं आपको मामला बता दे रहा हूँ बस क्या है। राजीव रंजन जी के मात्र 4 रिसर्च पेपर काउंट किए जाते हैं। फिर वो यूज़र आईडी और पासवर्ड खोल करके अपने मोबाइल पे दिखाते हैं कि देखिए मैंने तो 5 रिसर्च पेपर अपलोड किया था। आप केवल 4 ही जाँच कर रहे हैं। तब आयोग के पसीने छूटने लगते हैं और इसके बाद वो आधा घंटा तक आयोग के जो भी क्लर्क होते हैं, जो जाँच करने वाले लोग होते हैं, वो आधा घंटा तक इधर-उधर आपा-धापी करते हैं। इसके बाद राजीव रंजन जी को कहते हैं कि आप एक एप्लीकेशन लिख कर के दे दीजिए कि आपका एक जनरल छूट गया था जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकी थी, आपका वो काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश होता क्या है कि राजीव रंजन जी के काउंट नहीं किए जाते हैं एक जनरल और यहाँ पे देखिए इनका स्कोर मात्र 88 है। अगर इनका एक जनरल जो काउंट कर लिया गया रहता तो इनका स्कोर हो जाता 90 90 नंबर हो जाता और 90 नंबर हो जाता तो इनका आराम से चयन हो जाता क्योंकि ये जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के अभ्यर्थियों का चयन देखिए 89 पर भी हुआ है और इनका स्कोर मात्र 2 अंक बढ़ जाता। 1 अंक भी हो जाता तो इनका चयन हो जाता। लेकिन एक जनरल तो आपने काट दिया अपनी चूक की वजह से। तो ये इस चीज़ को लेकर के माननीय न्यायालय में भी गए हुए हैं और अभी तक इसमें ऑर्डर नहीं आ सका है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में राजीव रंजन जी को भी न्याय मिलेगा और इसके बाद सभी चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्या है मामला, कैसे है और इस तरह की चूक कैसे आयोग के द्वारा हुई। यह वैसे चूक तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि टेक्निकल एक्सपर्ट द्वारा चूक है, क्योंकि लल्लन कुमार चौधरी के अगर नीचे कोई अभ्यर्थी होता और उसका टाइपिंग मिस्टेक की वजह से अगर आपने एंट्री कर दिया होता तब तो समझ आती है। लेकिन लल्लन कुमार चौधरी आपकी लिस्ट में दूसरे पेज को पहले पेज पर हैं और दूसरे पेज पर पवन कुमार सुमन जी हैं और उनका चयन आप कर देते हैं। तो लल्लन कुमार जी की तो आप जीते जी उनकी आपने हत्या कर दी। चयन लिस्ट में होते हुए भी इनको आप लिस्ट से बाहर कर दी। और अगर इनकी कुछ दस्तावेज़ों में गड़बड़ी थी या कुछ भी थी, तो 1 रात पहले तक वो सूची में शामिल थे और अगले ही दिन इनके दस्तावेज़ में गड़बड़ी हो गई कि इनको लिस्ट से आपने बाहर कर दिया। और अगर लिस्ट से बाहर ही किया और दस्तावेज़ में गड़बड़ी ही थी, तो आरटीआई के जवाब में ये दस्तावेज़ आपने क्यों दिया और इसमें सेलेक्टेड कैसे लिखा हुआ है लल्लन कुमार चौधरी के नाम के आगे? यह तो बहुत ही संदेहास्पद है। ईश्वर जाने ये सब चीज़ें क्या-क्या देखने को मिल रहा है और कब तक ऐसा देखने को मिलेगा, गॉड नो। उम्मीद करते हैं आने वाला सूरज अच्छा होगा और इस तरह का धुंधलापन नहीं नज़र आएगा। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।